सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार और विश्व पृथ्वी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, आपको भी शुभकामनाएं। और ये जो हरी हरी वसुंधरा है, नीला आकाश है, पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं और उस पर पेड़ों पर चहकती हुई चिड़िया हैं, ये जब इस बारे में हम बात भी करते हैं ना रेणु जी, तो एक ऐसा आंखों के सामने एक ऐसा मंजर उभर के आ जाता है जो देखने में, सुनने में और महसूस करने में बड़ा सुकून देता है। लेकिन ये बना रहे इसके लिए हमें थोड़े से प्रयास करने होंगे। बिल्कुल प्रयास करने होंगे। जैसे हम लोग बार बार कहते हैं कि कोई भी दिवस हम इसीलिए मनाते ही है ना कि ये याद रखें, कुछ संकल्प लें, फिर से दोहराएं। वैसे तो देखा जाए तो हमें रोज इस बात को ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हाँ बहुत सारे और भी काम होते हैं, हम भूल जाते हैं। तो ये सब खास दिवस आते हैं कि हमें ठोक ठोक के बताते हैं ना, नॉक नॉक खट खट करके बताते हैं, याद दिलाते हैं कि इस और भी हमें करो, है ना, ध्यान देना होगा। बिल्कुल। तो अगर हम इसके इतिहास की बात करें ना रेणु जी, तो हर साल 22 अप्रैल को ये विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में हम मनाते हैं और ये दिन आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की वर्षगांठ का प्रतीक है जो 1970 में शुरू हुआ था। यानी आज अगर हम बात करें तो 52 वर्ष हो चुके हैं इसको शुरू हुए विश्व पृथ्वी दिवस को मनाते हुए। और ये दिन मानव जाति के लिए, धरती और उसकी सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए भी इस दिवस को मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और मतलब रहने के लिए बेहतर, क्या हम रह रहे हैं, इसको बस बेहतर बनाना है। और पहले भी बेहतर थी, बस हम ही ने बिगाड़ा है, तो हमें संभालना भी हम ही को है। और हर वर्ष हर दिवस की खास बात ये होती है कि खास थीम रखी जाती है, मतलब उस पर हम केंद्रित होकर काम करें, बस ये मतलब है। वैसे तो हमें समग्र रूप से उसका ख्याल रखना है, लेकिन इस बार जैसे है कि इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, यानी कि हम अपने प्लैनेट जो है जिसमें रह रहे हैं उसमें निवेश करें। अब बात यह आती है कि क्या निवेश करें, तो जो हमें हरित समृद्धि से लेकर समृद्धि जीवन बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है और ये संदेश देती है कि देखो हमारा स्वास्थ्य है, जो हमारे परिवार है, हमारी आजीविका, ये सब कुछ हमारे धरती के साथ ही जुड़ा हुआ है ना, जिसमें हम रहते हैं। तो हमें इसका बहुत प्यार से इसको रखना चाहिए। जब वो हमें प्यार से रखती है तो हमें भी रखना चाहिए। बिल्कुल, उसका संरक्षण हमें करना बहुत जरूरी है। और अब स्वच्छ पर्यावरण के लिए जो लड़ाई है वो तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का कहर हर दिन अधिक से अधिक स्पष्ट होता जा रहा है। जैसे जैसे जलवायु संकट के बारे में हमारी जागरूकता बढ़ती है, वैसे वैसे समाज का भी इससे जुड़ाव बढ़ता है। इसीलिए ऐसे दिन मनाने की जरूरत समझी जाती है, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं होगी तो समाज इससे जुड़ नहीं पाएगा, और समाज अगर जुड़ नहीं पाएगा तो प्रयासों में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी और कमी। समग्र अगर प्रयास नहीं होंगे तो फिर वो प्रयास विफल हो जाएंगे। जाहिर सी बात है। और वैसे भी देखो ना, जैसे कहा ना तुमने कि दिन प्रतिदिन कहर देखा जा रहा है, तो वो इसीलिए शायद कि देखो कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छी सी किसी ने कल्पना की कि वृक्ष अगर वाईफाई होते तो हम कितने वृक्ष लगाते। और वो मुफ्त में हमें ऑक्सीजन चुकी देते हैं तो हम उनकी परवाह ही नहीं करते जी, है ना। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो चीज सबकी है वो किसी की नहीं है, लेकिन देखा जाए तो वो सबकी होती है, और इसके लिए उसको संरक्षण का प्रयास करना भी सभी की जिम्मेदारी बन जाती है। और भाई इसीलिए तो देखो 192 देश एक साथ पूरे विश्व में इसको मनाते हैं, और पृथ्वी के महत्व और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी बताया जाता है। और इसकी शुरुआत अमेरिकी सेनेटर गिलार्ड नेल्सन को उस आह्वान के बाद हुई, जिसकी वजह से 20 मिलियन लोग, जब बहुत पर्यावरण में परेशानी हुई, उनको समझ में आया, तो पर्यावरण में जो गिरावट आई उसके विरोध में कहना चाहिए इतने लोग सड़क पर उतर आए, और इसकी जरूरत है। बिल्कुल, जब उनका विरोध हुआ तो ऐसा लगा कि नहीं, इसके बारे में कुछ करना चाहिए, और इस तरह से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं। उसके बाद हमने भी सोचा कि हमें भी कुछ कर लेना चाहिए ना। हर संत कहे साधु कहे सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रही।
आजा रे, भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थके न तेरा ये तन हो। आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरस पे हो। तू आजा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। तू आजा रे। चले हम लिए आशा के दिए नैनन में, दिए हमरी आशाओं के कभी बुझ न पाए। कभी आंधियां जो आके को बुझाए। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। आजा रे। सुन लो रे मितवा, पुरवा भी गाएगी, मस्ती भी छाएगी, मिलके पुकारो तो फूलों वाली जो रुत है आएगी। हाँ, सुख भरे दिन दुख के बिन लाएगी, हम तुम सजाए आओ रंगों के मेले। रहते हो बोलो काहे तुम यूं अकेले। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। तू आजा रे। हर संत कहे साधु कहे, सच और साहस है जिसके बदले तुम्हें जीत उसी की रहे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है
तो रेणु जी, ये धरती, ये अंबर सब कुछ हमारा ही है, तो इसे संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। नहीं, हम तो मान के चलते हैं कि हमारा ही है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। एक ये भी तो इसका आयाम है ना जी। एक देखने का नजरिया ये भी है कि ये तो हमारे पास है ही, तो अब कुछ नया तलाशा जाए और इसको किनारे रख दिया जाए। इसके महत्व को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने ऐसा सोचा, सोच ही रहे हैं लेकिन ये सोचने के लिए कि हमें क्या क्या दिया है, तब हम उसके महत्व को समझ सकेंगे, है ना। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी, वो हम पढ़ के बता देते हैं कि ये हम अब सबको समझाएं, संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं और धरती माँ का कर्ज चुकाएं। कुछ पेड़ हम भी लगा दें इस धरती को बचाने के लिए, क्योंकि इसने पूरी जिंदगी लगा दी हमारा बोझ उठाने के लिए। क्या बात है, कितनी अच्छी बात आपने लिखी है। और ऐसे ही बहुत सारे विचार और भी हैं। और एक बड़ा प्यारा सा इन्होंने लिखा है कि हम जिस घर में रहते हैं उसे साफ सुथरा और सुंदर रखते हैं। हमारी पृथ्वी भी हमें साफ सुथरी और सुंदर रखनी चाहिए। पृथ्वी सुंदर वृक्षों और फूलों से होती है, जो बिना मोल के मिलता है वही अनमोल होता है। जैसे हवा, पानी, पर्यावरण और हमारा स्वास्थ्य, इन्हें सच का और सुरक्षित रखना होगा, जो हमारे हाथ में ही है। हाँ, हमारे हाथ में है, लेकिन जो चीज हमारे हाथ में होती है ना, हम उसका मूल्य समझ नहीं पाते रेणु जी। ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में है तो वो तो उसका कोई मूल्य नहीं। जो चीज तो है ही, जो नहीं है उसको लिया जाए, ढूंढा जाए। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम ये देख लेंगे कि हमें क्या क्या मिलता है, तो शायद एक बार फिर से सोचेंगे। इसीलिए तो आज का दिन है ना। हाँ, और इस बात पर अगर गौर करें कि हमें क्या क्या मिला है, तो बहुत कुछ मिला है। क्योंकि हमारे जीने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो हवा। और अगर बात करें तो इस सौर मंडल पर जितने ग्रह है ना रेणु जी, ऐसा लगता है नहीं, बल्कि सच है ये कि केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पनप रहा है, और जीवन के लिए जितनी भी चीजों की आवश्यकता है वो यहाँ पर मौजूद है। और उसमें सबसे जरूरी चीज है हवा। कि जैसे ही कोई इंसान या कोई प्राणी जन्म लेता है, सबसे पहले उसे किस चीज की आवश्यकता होती है, वो है हवा। हवा जब उसके अंदर जाती है तब उसके प्राण जागते हैं। तो इसके लिए हवा हमें मुफ्त में मिली है, लेकिन इस मुफ्त की चीज को भी हमें सहेज के रखना होगा, क्योंकि हवा अगर अशुद्ध हो गई तो शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगी, और तब हमारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। वैसे ही बहुत जरूरी है कि हवा की जैसे बात की कि मतलब वायु चाहिए, वैसे ही पानी चाहिए, धूप चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात तो है ना, उसके बाद जब हम चलना सीखते हैं तो धरती भी तो चाहिए ही ना। तो नीचे से अगर धरती सरक जाए, आदमी कहते हैं उसने ये बात सुनी और उसके संग ये हादसा हो गया, तो जमीन तले धरती खिसक गई। हाँ। तो कितना महत्व है वो धरती हमारे नीचे बनी रहे, हमारे तलवे के नीचे, हम उसके ऊपर रहें। उसे किस तरह से हमारे अपने सर पर बैठा रखा है, इसके महत्व को तो हमें समझना ही होगा। और कौन कौन सी चीजें हैं ना, इस पर भी हम और चर्चा करेंगे। लेकिन कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक अंतराल का। अंतराल के बाद हम उपस्थित हो गए हैं रेणु जी। और देखिए, अब अगर हम धूप की बात करें तो सूर्य की जो रश्मियां हैं वो हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी है। जब सूर्य की रश्मियां पृथ्वी पर आती हैं, धूप आती है, तभी तो पेड़ खिलखिलाते हैं, फूल खिलते हैं, हमें अनाज मिलता है, औषधि मिलती है, और इतने रंग बिरंगे फूल भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी तो प्रकृति का एक बहुत बड़ा वरदान है कि सूर्य हमसे केवल उतनी दूरी पर है जितने उसकी रश्मियों को हम सहन कर सकते हैं। तो और यूं कहना चाहिए कि जैसे ही इसकी किरणें धरती पर आती हैं, तो सभी में एक प्राण आ जाता है ना। वो पशु पक्षी सब जैसे एकदम से जागृत हो जाते हैं। हाँ। है ना। तो जीवन उनके में आ जाता है। तो ये जीवन प्राण देता है एक तरीके से। तो और वैसे भी अपने भी ना से हाथ पर खुल जाता है, ऐसे लगता है चलो एक लंबी सी अंगड़ाई ले लें, हाथों में जान आ गई, पैरों में जान आ गई। हाँ, यानी कि एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। और इसके अलावा हमारे यहाँ पृथ्वी की जो मिट्टी है, बड़ी उपजाऊ मिट्टी है। उसमें कितने अन्न हम उगाते हैं, फल फूल उगाते हैं। अगर ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती तो भी हमारे लिए खाद्यान्न की बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती थी। ये भी धूप की वजह से है। हाँ, ये भी धूप की वजह से है। इसके अलावा हम देख रहे हैं ना रेणु जी कि जब ये पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, जो कि हमारी वजह से, इंसानों की वजह से, उसकी वजह से बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, और ये इस और संकेत कर रही है कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, दिन पे दिन इसकी अवस्था बिगड़ रही है। तो अब भी समय है, आप संभल जाइए। लेकिन समस्या वही की वही है कि हम संभल नहीं रहे हैं, क्योंकि हम अपने चीजों की पूर्ति करने में इतने मशगूल हो गए हैं कि
कि हम सोचते ही नहीं है कि धरती के बारे में भी हमें सोचना है, ये बात हमारे दिमाग में आती ही नहीं है शायद। देखो बात यह है कि हम अपनी चीजों ज़रूरतों की जो बात कर रही हो ना, मतलब कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको बेवकूफ़ी कह सकते हैं, स्पष्ट शब्दों में अगर हम कहें तो, क्योंकि ये भी हमारी जरूरत है, किसी और की जरूरत नहीं है। पृथ्वी को हमारी जरूरत नहीं है जी, हमें जरूरत है जी, है ना? इस पूरे पर्यावरण, अभी तो कोरोना में और समझ में आ गया कि पर्यावरण को हमारी जरूरत नहीं है। इंसान नहीं रहेगा तो भी पर्यावरण रहेगा, लेकिन हाँ, पर्यावरण अगर नहीं रहेगा, ये पृथ्वी नहीं रहेगी, ये आकाश या कुछ वृक्ष हट जाए अगर पूरे धरती पर से, सूर्य की रोशनी आना बंद हो जाए, तो हमारा जीवन संकट में अवश्य आ जाएगा। बिल्कुल, तो भाई इस तरह से तो समझना ही पड़ेगा ना। हाँ। कि इसके लिए अब लेकिन बात फिर होती है कि संतुलन असंतुलन देखते रहेंगे या कुछ उसके लिए आगे करेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे काम करने हैं, वृक्ष लगाएं, उनका संरक्षण करें, इन सब चीजों का हमें संकल्प लेना सबसे होगा। महत्वपूर्ण बात अभी इस वक्त, क्योंकि हर इंसान ये सोचता है अरे भाई इतना सब कुछ पृथ्वी के बारे में मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। हाँ। लेकिन अगर एक एक कड़ी जुड़ेगी तभी बात आगे बढ़ेगी। और सबसे पहला काम जो इस वक्त बहुत पुण्य का काम भी समझा जाता है वैसे, वो है वृक्ष लगाना। आपके आसपास जहां भी जगह है, शहर में जगह है, मोहल्ले में जगह है, तो आप वृक्ष लगाइए। और एक श्रोता ने हमारे की ये बात लिखी थी कि वो जब कभी पहाड़ों पर कहीं जाते हैं तो बहुत सारे पेड़ों की गुठलियां वो लेकर के जाते हैं और वहां बीज लेकर के जाते हैं और वहां डाल देते हैं। और उसके बाद जब कुछ सालों बाद जब जाते रहे और एक बार उन्होंने देखा कि वो जो बीज उन्होंने डाले थे वो बड़े वृक्ष बन गए हैं। तो ये इस तरह के काम बहुत बड़े लेवल पर हमें करने पड़ेंगे, तब कुछ हो पाएगा। और इसी के साथ अक्सर हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग जो है अपनी सोसाइटी में ही 2-4 कैन जो पानी लेकर नीचे उतरते हैं, और जो वृक्ष लगे हैं उनको आजकल जैसे कि ज्यादा पानी चाहिए वृक्षों को, तो खुद पानी डालते रहते हैं। सुबह वो 15 मिनट से लेके आधे 1 घंटे तक देते हैं समय, और सच में इतनी हरियाली रहती है कि देखकर खुशी होती है कि कुछ ऐसा करना चाहिए सभी को। यानी केवल पेड़ लगा देना काफी नहीं, उसका संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा और भी जो काम हम कर सकते हैं वो है इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल करना। कि हम बहुत सारी ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं इन दिनों जो कि पर्यावरण के अनुकूल नहीं, और उसमें सबसे जो मुख्य चीज है वो है प्लास्टिक का उपयोग। हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक के सामान और हर चीज एक प्लास्टिक की थैली में बंद आती है। और उन यहाँ तक कि पानी की बोतल भी है, जो अगर हम 1 लीटर पानी, आधा लीटर पानी भी लेते तो पूरी बोतल प्लास्टिक की उसके लिए लगती है। तो इस तरह से दिन प्रतिदिन प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से भी पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि ये प्लास्टिक जो विघटित नहीं होता है और प्राकृतिक चीजों में ये मिलता नहीं है। तो बेहतर है कि आप कागज के थैलों का प्रयोग करें, कपड़े के थैले खुद लेकर जाएं, और जहां तक हो सके सब्जी या जो भी चीज है वो अगर दे रहे हैं तो आप उन्हें मना कर दें कि नहीं आप रखिए, हमें नहीं चाहिए। आप खुद देखेंगे कि आपके घर में भी कचरा जो है वो कम हो जाएगा। हाँ। और क्या होता है कि ठीक ठाक भी अगर थैली जो होती है, जो कई बार हम प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन हमारे पास अफराद है ना। हाँ। तो हम फट से एक बार इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। तो कम से कम उनको आप ज्यादा बार इस्तेमाल करें। वैसे तो नहीं करें, लेकिन फिर भी जो मोटे थैले आती हैं उनका आप कई बार प्रयोग में इस्तेमाल करें तो बेहतर है। और बेहतर तो यही है कि कपड़े के थैले इस्तेमाल में लाएं, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा पानी की भी हमें बचत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी की बचत ही पानी का उत्पादन कहा जा सकता है। और बहुत सारे लोग जो है जमीन के अंदर बोरवेल वगैरह लगा करके बहुत सारा पानी उसमें से निकाल करके उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस तरह के काम कर रहे हैं उसकी वजह से जमीन के अंदर पानी का स्तर बहुत कम होता जा रहा है, और ये भी पर्यावरण के असंतुलन का एक मुख्य कारण बन रहा है। तो इसके लिए जो है बोरवेल वगैरह के साथ साथ पहले तो जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसका शुरू कर दे बनवाना लोग अपने घर में। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो जैसे शावर से नहीं हम बाल्टी के पानी से नहाएं या नल से नहाएं, कोशिश करें कि बाल्टी में रख लें और मग्गे से नहाएं, तो और पानी कम इस्तेमाल में होगा। एक और बहुत अच्छा प्रयोग अभी सामने आया है कि एयर कंडीशन से जो पानी निकलता है उसमें उन्होंने वो बड़े बड़े कैन लगा दिए हैं, और उन्होंने बताया कि ठीक है हम उसको बाकी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन एयर कंडीशनर से जो पानी निकलता है वो पौधे में डाल देते हैं, कपड़े धो लेते हैं, घर में पोछा लगवा लेते हैं उससे, तो वो लगभग इस तरह से काफी जो जितना पानी है वो उतना प्रयोग में लाते हैं। तो जाहिर है कि जो हम नल से पानी निकालते हैं वो सब बच जाता है। और वाटर प्यूरिफायर भी लोग घर पे लगाते हैं, उसमें भी बहुत सारे पानी व्यर्थ चला जाता है। तो जो पानी बाहर निकल रहा है, व्यर्थ जा रहा है, उसके वहां भी अगर एक टंकी बनवा दी जाए तो वो पानी इकट्ठा हो जाएगा और उस पानी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात और है कि ये जो वाटर प्यूरिफायर हम या जो स्वच्छ करने वाला यंत्र लगाते हैं, जहां आवश्यक नहीं होता है वहां पर भी उस तरीके वाले महंगे वाले यंत्र लगा देते हैं, जिसमें इसके की करीब जैसा बताते हैं कि 90%
पानी बह जाता है उसको साफ करने में, तो सब शहरों में इसकी आवश्यकता नहीं है। पहले आप शहर को देख लें कि आपके यहाँ पानी कैसा आता है, उसकी आवश्यकता है या नहीं, तभी लगाएं। सिर्फ देखा देखी न लगा लें। बिल्कुल ना। और हमारे प्राकृतिक तरीके भी तो पानी को शुद्ध करने के बहुत सारे हैं। हम फिटकरी एक मटका घुमा दीजिए तो उसकी वजह से भी पानी बहुत शुद्ध हो जाता है, और उसके अंदर जो जरूरी तत्व है वो भी बने रहते हैं। क्योंकि कई बार हमने ऐसी बात सुनी है कि जब वाटर प्यूरिफायर हम लगाते हैं तो उसमें जो जरूरी तत्व हैं वो भी चले जाते हैं, और फिर वो पानी हम पीते भी हैं तो भी जो तत्व हमें मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते, तो पीने में स्वाद भी नहीं आता। तो इन बातों का ख्याल। दूसरी बात यह कि आजकल खेती बाड़ी में बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से धरती बंजर होती जा रही है। तो हमें केमिकल का इस्तेमाल कम करना है, बल्कि प्राकृतिक खेती की तरफ हमें बढ़ना है। जो प्राकृतिक तरीके हैं, गोबर का उपयोग करते थे और जो सब्जियों के छिलके वगैरह निकलते हैं उनसे खाद बनाई जा सकती है। तो इस तरह से इन चीजों का इस्तेमाल करके या इन तकनीक को अपना करके हम अपने घर की छतों पर कुछ सब्जियां लगा सकते हैं, कुछ फलों के पौधे लगा सकते हैं, और इस तरह से अगर जो कचरा घर से निकलता है, यानी कि जो बायो वेस्ट निकलता है, उसका प्रयोग भी हो जाएगा और हमें शुद्ध सब्जियां और फल फूल भी मिल जाएंगी। लेकिन जो व्यावसायिक तौर पर उगा रहे हैं उनके लिए हम जरूर ये भी कहना चाहेंगे कि बहुत ज्यादा पैसे का लालच न करें, पूरी धरती का, पूरे समाज के बारे में सोचेंगे अगर, तो जो जैसे कि बहुत तेजी से उत्पादन तो हो ही जाता है जब हम रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी तो भाई यही हम कहेंगे कि हमसे विनती कर रहे हैं, हम लोग करबद्ध प्रार्थना है कि भाई अपने परिवार और पूरे समाज के बारे में सोचकर इन सब चीजों को त्याग दें तो अच्छा है ना। और रेणु जी, और एक बात जो हम कर सकते हैं, एक ये कि जो समुद्र किनारे मैंग्रोव होते हैं वो हम काट देते हैं क्योंकि हमें जमीन चाहिए इसके लिए, लेकिन इसकी वजह से समुद्र का पानी जब शहरों में घुस जाता है तो एक प्राकृतिक आपदा का रूप वो ले लेता है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि जो प्रकृति की जगह है उसे प्रकृति की जगह बने रहने दे, हम उसके ऊपर अतिक्रमण ना करें। बिल्कुल सही बात है। और ऐसा नहीं है, अक्सर शहर में अगर नहीं भी घुसता है तो धरती पर आता है और कहीं ना कहीं संतुलन पूरा बिगड़ता है। जहां पानी को रहना चाहिए वहीं रहने दे, उसको धरती पर न आने दे, क्योंकि उधर दबाव बनता है तो कहीं ना कहीं ये भूकंप आदि की व्यवस्था जो होती है ना वो इसी से शुरू हो जाती है। दबाव कहीं ज्यादा होना चाहिए, जहां कम होना चाहिए वहां ज्यादा हो जाता है। तो ये सब संतुलन प्रकृति ने अपना बना रखा है भाई, उसने अपने जीने की पूरी व्यवस्था रखी है। हम छेड़छाड़ करते हैं तो वो भी परेशान हो जाती है। तो वो हमें तंग नहीं करती है, लेकिन जो वो परेशान होती है उससे कहीं ना कहीं हम जरूर परेशान हो जाते हैं। और आजकल शादी ब्याह या किसी भी समारोह में हम जो प्लास्टिक के डिस्पोजेबल इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से प्लास्टिक का कचरा बहुत बढ़ रहा है। तो जो प्राकृतिक तरीके से जो हमारे यहाँ डिस्पोजेबल थे, पहले हम मिट्टी के सकोरे, पत्तल दोने इनका इस्तेमाल करते थे, ये प्रकृति से हम लेते थे और प्रकृति में ही मिल जाते थे, यानी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। तो यानी फिर से हमें अपने प्राचीन जो तौर तरीके हैं उनको अपनाना होगा, और उस अगर राह पर हम चलेंगे तो संभव है कि ये पर्यावरण बच जाए, ये धरती बच जाए। बिल्कुल। अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। क्या? ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम
कितने पास हैं, कितनी दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते। रेणु जी, बालिका वधू फिल्म का ये गाना हमने सुना और सचमुच ये सब नज़ारे बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी इस वक्त हमें ये ठीक लग रहा है कि कार्यक्रम में एक अंतराल ले लिया जाए और उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। ब्रेक के बाद हम उपस्थित हुए हैं रेणु जी, और अब हम बात करेंगे कथक नृत्यांगना अलकनंदा देवी की। हाँ, लेकिन भाई देखो बहुत सारे और भी लोगों ने लिखा है, बड़े अच्छे अच्छे कहना चाहिए चित्र भी भेजे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर आप किसी इंसान को जब गले नहीं लगा सकते, हग नहीं कर सकते, हाँ, तो वृक्ष को गले लगा लीजिए। हाँ, कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी है ना? क्या बात है। अगर ऐसा हम करने लगे तो सचमुच हम पेड़ों से प्रेम करना सीख जाएंगे, और जिससे हम प्रेम करते हैं उसे हम नष्ट नहीं होने देंगे, उसकी साथ संभाल करेंगे। वहीं पर अभी कुछ कितना आया है कि कितने 100 किलो टन करीब नील वहां से कीले निकाली गई वृक्षों से। तो ऐसा नहीं हम सिर्फ सोचते हैं हमने काट दिया तो उन्हें तकलीफ हुई। हाँ। वो जो हम कभी बैनर आदि लगाते हैं उनके में जो कीले लगाते हैं, तो अगर हम उनको ये समझें कि इनके में भी जीव है, तो हम वो कील नहीं ठोकेंगे, उनसे भी उन्हें तकलीफ होती है, उनके बढ़ने में, उनके सांस लेने में। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें भी हमें समझनी होगी, है ना? यानी उनके दर्द का भी हमें ख्याल रखना होगा, है ना? तो ऐसे इन्होंने एक ने श्लोक लिखकर भेजा है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमशेव श्ममेव। क्या बात तो है। इस तरीके से अगर हम इन सब चीजों को, वही जैसे तुमने कहा था ना कि अपनी संस्कृति के बारे में सोचेंगे, जो हमारी संस्कृति है, हाँ, तो हम ये सब
अपने आप करेंगे, है कि नहीं? और धरती को तो वैसे भी माँ कहा गया है। हाँ बिल्कुल, पृथ्वी को माँ का दर्जा दिया गया है। और अब चलिए एक जो अलकनंदा देवी है उनकी भी कुछ ऐसी कहानी है, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। तो संगीत हो या नृत्य रेणु जी, कला में जब तन्मयता का समावेश हो जाता है ना, तब उसकी संप्रेषण की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और ये बात नृत्यांगना के घुंघरुओं की झनकार के प्रभाव से श्रोताओं और दर्शकों के चेहरों पर प्रतिक्षण चढ़ते उतरते भाव से स्पष्ट हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं, ये जो बातें कही हमने, ये कथक नृत्यांगना अलकनंदा देवी के बारे में है। जी हाँ, अलकनंदा देवी। कथक का, जिसको कह सकते हैं, कथक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कथा कहने वाला, कथक, कथ। तो कथा मतलब कथा, कथ्य जहाँ कहते हैं। तो कथक की प्राचीनता का अंदाजा तो आप सबसे पता ही है वैसे तो, लेकिन हाँ फिर भी अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख जो है ब्रह्म पुराण में भी मिलता है और नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में भी। अगर देखो तो कथक नृत्य संपूर्ण जीवन को चित्रित करता हुआ और सौंदर्य को की सृष्टि है ना, और मतलब प्रदर्शित किया जाता है इसमें, और बहुत सारी कथाएं भी कही जाती हैं अलग अलग हाव भाव से। नृत्य और नाट्य का सम्मिश्रण है ये कथक, जो सृजन, संरक्षण और विनाश तीनों पहलुओं को बहुत अच्छे से दिखाता है। बिल्कुल, ऐसी ही कथक की एक सिद्धहस्त कलाकार हुई हैं अलकनंदा देवी, जिनका जन्म 1904 में कला, साहित्य एवं संस्कृति की राजधानी कही जाने वाली काशी या बनारस, जिसे आज वाराणसी कहा जाता है, वहां हुआ था। और 19वीं सदी के आरंभ में वाराणसी के कबीर चौरा मोहल्ले में उस समय के कथक नृत्य के असाधारण मर्मज्ञ पंडित सुखदेव महाराज के यहाँ उनका, यानी कि अलकनंदा जी का जन्म हुआ था। जी हाँ, और इनकी दो बहनें और थी, तारा, सितारा। सितारा जी को तो सब जानते ही, अभी कुछ दिन पहले ही उनका निधन हुआ है, जिनमें से सितारा देवी काफी मशहूर हुई। सुखदेव महाराज जी स्वयं राजा महाराजा के दरबार में नाच गाकर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, उन्हें संरक्षण मिलता था और उनकी बहुत इच्छा थी कि उनकी बेटियां भी इस कला का प्रदर्शन करें। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने पुराने समय में, 19वीं सदी में इस तरह से सोचना, वो भी वाराणसी में रहकर, इतना आसान नहीं था। लेकिन उनके पिता कितने खुले विचार के थे, और फिर परिवार में नृत्य का माहौल होने के कारण अलकनंदा का इस ओर आकर्षित होना तो स्वाभाविक था। बिल्कुल, छोटी सी उम्र में ही अलकनंदा के पांव स्वतः थिरकने लगे थे, जिसे देखकर पंडित सुखदेव महाराज ने लखनऊ के अच्छन महाराज से उनका गंडा बंधवा दिया था, और इस तरह वो कथक से जुड़ गई। मात्र 6 वर्ष की फूल सी कोमल अलकनंदा, उम्र के साथ अलकनंदा के नृत्य में निखार आता गया और वे अपने समय की दादरा एवं भाव नृत्य की सिद्धहस्त नृत्यांगना साबित हुई। और जब वे अपना नृत्य प्रस्तुत करती थी तो दर्शक जो है वो मंत्रमुग्ध होकर के देखते थे या सुनते थे उन्हें। बिल्कुल, जी हाँ। और जैसे कि अब इनके गुरु की बात करें, अच्छन महाराज जी, तो आप सब जानते हैं कि बिरजू महाराज जी के पिता जी अच्छन महाराज, तो जाहिर है कि बिरजू महाराज जी में भी वो जो हाव भाव था, जो कहते हैं ना कि एक होता है कि किसी का नृत्य में जो पद संचालन बहुत अच्छा होता है, किसी में भाव बहुत सुंदर होता है, तो भाव की प्रधानता तो हम बिरजू महाराज जी में भी देखते थे जी, और वही इनके में भी था। उसके संग संग जो इनकी खास बात थी, इनकी जो शैली थी, वो सलामी का जो इनका तरीका था, भाव भंगिमाएं, अंग विन्यास, और वो सब जो है उनकी एकदम अलग था। आज की जो कथक शैली थी उससे बिल्कुल अलग था। और ऐसा बताया जाता है कि उनके 2 नृत्य जो खास थे, तलवार की धार पर और थाली की बारी पर, यानी कि थाली की बारी पर खड़े होकर नृत्य करना, वो सब नृत्य की तुलना में आज तक कोई दूसरा कलाकार हुआ ही नहीं। बिल्कुल, अलकनंदा जी ने अपनी प्रस्तुतियां दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों सहित पूरे भारत में दी। लेकिन दुख की बात यह है कि नृत्य की वजह से उन्हें और उनके पिता को कई लोगों की कड़वी बातें भी सुननी पड़ी। जैसा अभी आप कह रहे थे कि 19वीं सदी में इस तरह की बात सोचना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उस समय नृत्य को अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था। लेकिन अलकनंदा जी का परिवार कला का सच्चा उपासक था, धुन का पक्का था, और इसलिए ऐसे लोगों की उन्होंने परवाह नहीं की और वो आगे बढ़ते गए। जी, अलकनंदा जी ने कई लोगों को नृत्य की शिक्षा भी दी, और वो इतनी उदार थी कि जब देखती थी कि ना कि किसी को काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसे बस छोड़ दिया या कुछ और करती, तो उससे कहती थी कि बस तू थप 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 करती रहे, मैं नाच लूंगी। अभी देखिए कितना बड़ा कहना चाहिए सहयोग और उनको मतलब बढ़ावा देने वाली बात होती है, ये बड़प्पन होता है। और इससे उन्हें इतनी खुशी मिलती थी कि चलो इस व्यक्ति को भी काम मिल गया। हाँ, तो इस बात का भी मतलब कितनी उदारता थी मन में, इस बात का भी ध्यान रखती थी वो। और अलकनंदा जी ने फिल्मों में भी काम किया था। शंकर भट्ट की फिल्म सूर्य कुमारी में वे हीरोइन थी, सोहराब मोदी की फिल्म हुमायूं में उन्होंने नृत्य किया था, और महबूब भट्ट की भी एक फिल्म थी जिसमें उन्होंने काम किया था। क्योंकि जब उनसे बात की गई तो उन्हें फिल्म का नाम याद नहीं आया था, इसलिए वो फिल्म का नाम नहीं बता सके। हाँ,
तो इस तरह से उस जमाने में करना बहुत बड़ी बात है। 14 मई 1984 को 80 वर्ष की उम्र में शाम 8:30 बजे करीब दिल का दौरा पड़ने से आप ये जो घुंघरुओं की छन छन है जिनकी हम इतनी बात कर रहे हैं, इनकी खूबियों की, उसके साथ ही पैरों की थाप सदा के लिए थम गई। कलाकार भले ही चला जाए लेकिन उसकी कला कभी नहीं मरती, वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती रही आई हैं और रहेंगी आगे। हाँ, तो ऐसी नृत्यांगना को हमारा शत शत नमन।
जी, गाना हमने सुन लिया और बता दें कि बेमिसाल फिल्म का ये गाना था और गाना भी बड़ा बेमिसाल ही था। हाँ। बेमिसाल और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पंचायती राज जैसे है, ये बहुत 2010 में मनाया गया था और तब से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जा रहा है। इसमें बात वही है कि पंचायती जो राज्य है, मंत्रालय है, देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया जाता है ताकि उत्साह बना रहे और वो काम करें, क्योंकि बिल्कुल स्थानीय स्तर पर काम करने वाली ये संस्था है हमारी। बिल्कुल, और इस देश में ग्रामीण विकास का कार्य इसे सौंपा गया है और देश भर में पंचायती राज संस्थानों में ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने एक वेब पोर्टल ई ग्राम स्वराज वो भी लॉन्च किया है। और ये पोर्टल जो है वो सभी ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने और उनके क्रियान्वयन के लिए एक एकल इंटरफेस प्रदान करने के साथ ही रियल टाइम निगरानी और जवाबदेही भी उसकी सुनिश्चित करता है। देखो, जवाबदेही देने से ये हो जाता है कि आदमी समय से काम करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि हमें जवाब देना पड़ेगा अगर आपने समय से काम नहीं किया। तो एक तरह से उसको बहुत मजबूत करना और उसके काम को जो कहना चाहिए ना कि परिणाम पूरक होना चाहिए, कि जिसमें सच में कुछ परिणाम आए। 24 अप्रैल 1993 का वो दिन था जब पंचायती राज व्यवस्था को संस्थागत स्वरूप दिया गया और इसके लिए संविधान में 73वां संशोधन भी किया गया और जाहिर है कि फिर इस दिन से ये प्रभाव में आ गया। तो ये आयोजन देश के हमारे सब हिस्सों में किया जाता है, पंचायत प्रतिनिधियों से सीधे बात करने, उनकी उपलब्धियों को सम्मान देने और उन्हें आगे के लिए सशक्त बनाने, प्रेरित करने के लिए अवसर भी देता है। तो एक तरह से कहना चाहिए कि हम जब बिल्कुल निचली इकाई से काम शुरू करेंगे तो जाहिर है कि ऊपर तक उसकी जो मजबूती है वो जाएगी और देश विकास करेगा और एक समृद्ध राष्ट्र में हम रहे ही हैं, लेकिन हाँ, उसकी नींव तक मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और रेणु जी, अभी देखिए ना, छुट्टियों का समय चल रहा है बच्चों का। वैसे तो पिछले कुछ सालों में देखें तो बच्चों की बहुत सारी छुट्टियां हो गई हैं कोरोना की वजह से। घर ही में थे बच्चे। हाँ, घर में थे लेकिन फिर भी ऑनलाइन उनके क्लासेस चल रही थी और इसके अलावा जैसे ही स्कूल शुरू हुए उसके बाद फिर सीधे एग्जाम आए और एग्जाम के बाद अब फिर से बच्चों की छुट्टियां हो गई है। लेकिन ये तो अभी हाल फिलहाल की बात है, लेकिन प्रतिवर्ष बच्चों के परीक्षाएं होती है और उसके बाद छुट्टियां आती है और छुट्टियां एक ऐसा समय होता है जब हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो साल भर हम नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अगर आपका उम्र हो गई है, आप कुछ वाहन चलाना सीखना चाहते हैं, हाँ, हालांकि छोटे बच्चे हैं तो साइकिल सीख लें, उससे थोड़े बड़े हैं तो स्कूटर सीख लें, उससे बड़े हैं तो 4 पहिया वाहन यानी कार आदि सीख लें। हाँ, लेकिन हम यहाँ केवल बच्चों की बात नहीं कर रहे रेणु जी, बड़े हैं तो कार सीख लीजिए आप। हाँ, क्योंकि बड़े भी क्या होता है ना, जब बच्चे स्कूल जाते हैं वो बहुत व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन बच्चों की जब छुट्टियां हो जाती तो वो थोड़े फ्री हो जाते हैं, तो और व्यस्त हो जाते हैं तो उस समय वो इस तरह के काम सीख सकते हैं। तो बड़े लोग हैं तो आप ये सीख लीजिए कि किस तरह से कार चलाना या जो भी व्हीकल आप चलाना पसंद करते हैं वो सीख सकते हैं। और बच्चों को इस दौरान हम बैंक के काम करवाना सिखा सकते हैं रेणु जी, क्योंकि बच्चों को इसमें एक तो बहुत ज्यादा कुछ इंटरेस्ट होता नहीं है, रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन अगर जब छुट्टियां हैं तो आप उन्हें छोटे छोटे बैंक के काम करने के लिए भेजिए। किस तरह से स्लिप भरना है, किस तरह से पैसे निकालना है, किस तरह से पैसा जमा करवाना है और कौन सा काम करना है तो आपको किस टेबल पर जाकर के उनसे ये कहना पड़ेगा, क्या कहना। तो इस तरह के छोटे छोटे काम हम बच्चों को उस समय सिखा सकते हैं। बच्चों से ज्यादा तो फिर हम लगता है अब इस बात के लिए हम फिर कहेंगे कि भाई इसको तो बड़े भी सीख सकते हैं अगर आप इसमें थोड़ा सा आपके आत्मविश्वास में कमी है, क्योंकि अक्सर होता है कि हमारी बहनें जो हैं वो सोचती हैं कि घर में कोई पुरुष है तो वो ये कर दे, लेकिन कभी कभी आपातकाल जब आता है तब आपको लगता है अरे हमें ये सीख लेना चाहिए था, तो ये सब आप सीख सकते हैं। और मोबाइल के माध्यम से चीज़ों की खरीद फरोख्त या कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से रेलवे टिकट की बुकिंग, हवाई जहाज के टिकट की बुकिंग, ये सब भी चीजें आप घर बैठे बैठे इस समय पर सीख सकते हैं। और आधुनिक तकनीक जो होती है उसमें बच्चे इस्तेमाल करने में बड़े होशियार होते हैं, तो बच्चों को पास में बिठाइए और बड़े उनसे सीख लीजिए कि किस तरह से सारी चीजें सीख लें। या कोई जानकारी आपको लेनी है कहीं साइट से तो आप किस तरह से ले सकते हैं, उसमें क्या टाइप करेंगे तो हमें उसकी जानकारी सीधे सीधे मिल जाएगी, है ना। और इसके अलावा एक तैराकी, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, तो गर्मी की छुट्टी का सामान ही है जी। इससे देखिए एक शरीर की एक्सरसाइज तो होती है, लेकिन अगर आप सीख लेते हैं तो कभी कोई आपात स्थिति है तो तैर करके आप बाहर आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक बड़ा अच्छा समय हुनर है, वैसे देखा जाए तो हुनर है, आनंद देता है, तनाव मुक्त करता है। जब आप पानी में रहते हैं तो बाकी कुछ भी आप नहीं सोचते हैं, उसका आनंद लीजिए, स्वस्थ भी रहिए, खुश भी रहिए। बिल्कुल। और इसके अलावा जब समय मिले तो छुट्टियों में तो आप थोड़ा योगाभ्यास कीजिए ताकि आपकी सेहत जो है वो ठीक ठाक हो जाए और आगे के पूरे वर्ष भर के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाए। तो इस तरीके के बहुत सारे काम है, जैसे वेस्ट मटेरियल से चीजों को बनाना, बागवानी करना, लेकिन सबसे
प्रिय चीज जो है, वैसे तो सजना संवरना भी है, लेकिन हाँ, रसोई घर की ओर भी थोड़ा रुख किया जा सकता है ना। बिल्कुल किया जा सकता है और हम करेंगे ही। और इसके अलावा बच्चों को चिट्ठी लिखना वो भी तो सिखा सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों को चिट्ठी लिखना बिल्कुल नहीं आता है। कहाँ एड्रेस लिखना है, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए उसके अंदर, और इस तरह की बातें छोटी छोटी सीख करके हम अपनी छुट्टियों को बहुत मजेदार बना सकते हैं। और चिट्ठी तो जो बहुत महत्वपूर्ण है, कार्ड बनाना सिखा सकते हैं उनको, चिट्ठी के माध्यम से पोस्ट करना बता सकते हैं, कैसे आप इसको पोस्टल डिपार्टमेंट का सहयोग लेकर कैसे पोस्ट किया जा सकता है, क्योंकि सच बात है कि बच्चों को इस लाल डिब्बे के बारे में नहीं पता होता है, तो वो जानकारी बढ़ाएं और इसका प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा करें। बिल्कुल। अब चलिए रसोई में चलते हैं। नहीं, पहले गाना सुन लें। चलिए। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। हरियाली भरी इन घाटियों में, महकती हुई इन वादियों में, जीवन की बगिया खिल खिल जाए, हो खिल खिल जाए रे, मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। कल कल बहती झरनों की धारा, हौले से चलती हवाओं की ठंडक, दिल को एक मीठी मस्ती सी देती, दिल को एक मीठी मस्ती सी देती, सिहरन सी देती, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गुलाबी सा मौसम सुहाना, नीले गगन पर हल्की सी बदली, प्यारा सा कलरव इठलाते पंछी सोए, सपने जगाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, पौधों और पत्तों को देखकर तो रेणु जी मन झूमने का करता ही है, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा होता है। माहौल अच्छा होता है, ये तो देखने की बात हो गई, लेकिन अगर खाने पीने में भी कुछ इस तरीके की, जैसे अब देखो धनिया की पत्ती ऊपर डाल देते हैं तो कितनी ताजगी आ जाती है, जीवंतता आ जाती है, लगता है कुछ बड़ा फ्रेश खा रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और जब गर्मी का मौसम आता है ना, तो बहुत तीखा तला हुआ चटपटा खाने का मन नहीं करता, बल्कि हल्की फुल्की जो चीजें होती है ना, वो खाने में बड़ा आनंद आता है। और उसमें से एक जो चीज है वो है सलाद, है ना? तो सलाद जो होता है ना, बड़ा मन
को संतुष्टि देता है, सुकून देता है, ठंडक देता है। लेकिन उसको अगर थोड़ा सा स्वादिष्ट बनाना हो तो उसमें कुछ अलग अलग तरह के जो ड्रेसिंग्स होते हैं वो अगर हम बना करके डाल दें तो उसका स्वाद भी बढ़ जाता है और पौष्टिकता भी बढ़ जाती है। साथ ही जो हम चाहते हैं कि कोई ठंडक भरी चीज खाएं वो भी उसके अंदर हो जाता है। तो सबसे पहले हम एक, और इसकी जो ड्रेसिंग बनती है वो भी इसी तरीके से बनती है कि आपके अंदर जो है वो शीतलता बनी रहे, क्योंकि सलाद जो है वो ऐसा नहीं हो कि उसमें कुछ गर्म चीज आप डालें तो बाकी उसका जो तासीर है वो समाप्त हो जाए। तो उसकी ड्रेसिंग भी कुछ इसी तरीके से होती है ना। तो सबसे पहले हम एक कोकोनट ड्रेसिंग के बारे में बता देते हैं। तो उसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है मेयोनीज आपको आधा कप चाहिए, फुल फैट कोकोनट मिल्क आधा कप चाहिए, प्याज का पाउडर 1 छोटा चम्मच, लहसुन पाउडर 1 छोटा चम्मच, सौंफ पाउडर 1 छोटा चम्मच, हरा धनिया 1 बड़ा चम्मच, हरा प्याज 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ चाहिए, नमक स्वाद के हिसाब से ले लीजिए और काली मिर्च चौथाई चम्मच ले लीजिए। इसके अलावा सेब का सिरका जो है वो 1 चम्मच हम ले सकते हैं। अब चूंकि ड्रेसिंग है तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। एक जार में सभी सामग्री को डाल करके अच्छी तरह से मिला लीजिए और जब तक मिश्रण थोड़ा चिकना ना हो जाए, नहीं घुमाते घुमाते, चूंकि मेयोनीज है इसमें तो थोड़ा सा चिकना हो जाएगा, तो तब तक उसे घुमाते रहिए और इसे करीब 30 मिनट के लिए हमें फ्रीज में रख देना है ताकि ये ठंडा हो जाए और उसके बाद सलाद के साथ परोसे या सलाद के ऊपर डाल करके भी परोस सकते हैं। और एक बात यहाँ रेणु जी हम बता देते हैं कि ये जो हम ड्रेसिंग बनाते हैं ये सलाद के साथ तो खाई ही जा सकती है, लेकिन साथ ही साथ कभी कभी हमारा नाचोस खाने का जो मक्की के आटे से जो बनते हैं नाचोस, तो उसके साथ में भी थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर लगाकर आप खा सकते हैं, तो वो भी बड़ा मजेदार लगता है। या किसी बिस्किट पर भी आप लगा के खा सकते हैं, कोई नमकीन क्रिस्पी बिस्किट है छोटे वाले, उनके साथ भी आप खा सकते हैं। कुछ लोग चिप्स में भी लगा के खा लेते हैं, तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, यानी जो भी कुरकुरी चीज है उसके संग आप खा लीजिए। और इटालियन ड्रेसिंग भी कुछ इसी तरीके की है, जैसे जैतून का तेल चाहिए इसके लिए 1/3 कप और नींबू का रस चाहिए 1/3 कप, यानी जितना तेल इतना ही नींबू, लहसुन पाउडर 1 छोटा चम्मच और थाइम जो होता है वो आधा चम्मच चाहिए, छोटा चम्मच, ऑरिगेनो भी चाहिए आधा छोटा चम्मच, तुलसी पत्ती 1 छोटा चम्मच, शहद 1.5 छोटा चम्मच चाहिए, नमक 1 चुटकी चाहिए इसमें। अब इन सब चीजों को, सारी सामग्री को डालकर आप मिक्सी में चला लें या ब्लेंड कर लें और इससे ड्रेसिंग बन जाएगी। लेकिन थाइम की जगह अगर आप चाहते हैं तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं, हरी धनिया अगर है तो वो डाल दीजिए, थाइम अगर नहीं है आपके पास। और अगर आप सूखी थाइम, ऑरिगेनो, तुलसी की पत्ती सूखे अगर इस्तेमाल में ला रहे हैं तो इसे आप मिक्सी में न डालें, बल्कि इसको मामूली जार में बस धीरे से हिला देंगे तो वो क्रश हो जाएगा। और इसे बनाने के बाद किसी भी सलाद के ऊपर आप डाल दें। ये सब चीज सलाद के ऊपर डालने की है, आप ये ना सोचें कि ये पूरा सलाद है, सलाद के ऊपर डालना है। और ये अच्छी बात इसकी है मंजू कि इस ड्रेसिंग को आप 1-2 सप्ताह तक बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें तेल है और नींबू का रस है। बिल्कुल, यानी कि वो सुरक्षित रहेगा। फ्रिज में आप रखें और जब भी आपको जब लगे तो आप डाल दें। लेकिन हाँ, इसमें जो कि तेल पड़ा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा जम जाता है, तो जब भी आपको इसको प्रयोग में लाना है तो 1-2 घंटे पहले आप फ्रिज से जितना इस्तेमाल में लाना है उतना, सारा मत निकाल दीजिए और फिर रखेंगे तो जल्दी खराब होगा। उसे निकाल करके सलाद में रख लें, जितना डालना है उतना आप 1-2 घंटे पहले फ्रिज से निकाल लें। एक और छोटा सा एक ड्रेसिंग और हम बता देते हैं, लो फैट रेंच ड्रेसिंग है, वो बनाना सिखाते हैं। उसके लिए छाछ 1 कप चाहिए, पनीर 1/4 कप, सूखा प्याज या पाउडर उसका 2-3 बड़े चम्मच हमें चाहिए, नींबू का रस 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च आवश्यकता के अनुसार जो कि कुटी हुई होनी चाहिए और नमक स्वाद के हिसाब से, यानी कि बहुत थोड़ी सी सामग्री है। अब इस एक बोल लें और सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लें। छाछ जो है वो इसका ध्यान रखना है कि थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए, एकदम पतली नहीं होनी चाहिए, यानी पतला दही कह सकते हैं एक तरीके से, वो होना चाहिए। और वहीं प्याज की फ्लेक्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे पास पाउडर नहीं है तो इन सब चीजों को हम मिला लें तो ये एक ड्रेसिंग तैयार हो जाएगा और इसके बाद इसे सलाद के ऊपर डाल करके खाएंगे और मंजू, सलाद मजेदार हो जाएगा। तो मजेदार होगा, लेकिन खाने के ऊपर एक ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। आजकल नीम का फूल आ रहा है, अगर आप प्रयोग में ला सकते हैं तो उसके लिए अच्छा है कि आप नीम का जो पेड़ है उसके नीचे रात में साफ चादर बिछा दीजिए, सुबह आपको झरे हुए फूल मिल जाएंगे। इन फूलों को थोड़ा साफ कर लीजिए, लंबी अगर उसमें डंडी वगैरह निकाल लीजिए, उसको थोड़ा चाल लें, क्योंकि उसमें बालू वालू हो तो निकल जाए। उसके बाद आपको सूखी कढ़ाई में उसको भून लें या तवे पर भून लीजिए, सूखा बिना कुछ डाले। जब थोड़ा सा कुरकुरा हो जाएगा, थोड़ा रंग बदल जाएगा, तो आप उसमें थोड़ा सा घी डालिए 1 चम्मच, कुरकुरा हो जाएगा और नमक डाल दीजिए। उसके बाद दाल चावल रोटी के संग आप उसको खाइए, बहुत मजा आएगा। क्या बात है, और पौष्टिक भी रहेगा। चलिए एक गीत सुन लेते हैं। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा बावरा, रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा।
अंगूर फिल्म का ये गाना हमने अपनी सखियों को सुनवा दिया रेणु जी, और इस सीजन में अंगूर काफी आ रहे हैं तो आप भी खाइए और सेहत बनाइए। और इसी के साथ अब आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।